सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। और आज हमारे साथ है इन्वेस्टर हरशरण सर। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बहुत दूर से आए सर आप लोगों के लिए, मेरे लिए पता नहीं कितना है, आपके लिए आए क्योंकि सर का जो पूरा सेगमेंट है वो ईटीएफ। सर के जो चैनल पे आपने देखा होगा, ये ईटीएफ की दुकान, आपकी इतनी वीडियोस मैंने खुद देखी हैं, तो मेरे को लगा यार सर को अप्रोच करना चाहिए। और अप्रोच किया तो सर ने वार्म रिप्लाई किया होगा, एवरेज आता हूँ आपके पास यार। तो थैंक यू सो मच सर कि आप आए। और आज सर जो है वो ईटीएफ के बारे में बताएंगे कि अगर आपका कैपिटल किस रेंज में है और किन किन सिचुएशंस में आपको कितने ईटीएफ बाय करनी चाहिए, स्विंग में करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। सर ओवर टू यू, आपके पास है सब कुछ। थैंक यू जी। सो बेसिकली ईटीएफ जो है वो आजकल इतना पॉपुलर हो रहा है क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स की सेफ ट्रेडिंग हो। बिकॉज Right. इन्वेस्टर्स ने और ट्रेडर्स ने क्या किया भी इतने सालों में ऑप्शन बाइंग पे फोकस रहा है। और ऑप्शन बाइंग में जनरली क्या होता है, न्यू कमर्स ऑप्शन बाइंग ज़्यादा सीख नहीं पाते और जल्दी से पैसा लूज होता है और कैपिटल लूज खत्म हो करते जाता हैं है। अपना कैपिटल। तो ईटीएफ में क्या है कि बेसिकली जो आप पैसा लगा रहे हो वो लगा रहे हो आप किसी सेक्टर में या कम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स में। और कम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स में पैसा लगाने का फायदा ये है कि पैसा जो आपका वो खत्म होने का रिस्क बिल्कुल जीरो ही है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक्स गिर नहीं सकते हैं एक ही बार में कि सारे स्टॉक्स गिर जाएं। तो और ऊपर से ईटीएफ में जो म्यूचुअल फंड है उसके कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो लॉन्ग टर्म तो आप म्यूचुअल फंड में करते हो, बिकॉज आप एक फिक्स्ड अमाउंट आप डिसाइड कर लेते हो, एवरी मंथ या एवरी वीक आप उसमें पैसा लगाते हो। पर ईटीएफ में क्या है, इसमें आप अपना प्राइस चूज कर सकते हो, आप लिमिट प्राइस चूज कर सकते हो। तो उसके कारण ये बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। और अब ईटीएफ में बहुत तरह के ईटीएफ्स आ गए हैं। एक तो सेक्टर ईटीएफ तो है ही, उसके अलावा जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स आ गए, उससे हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो मेरा जो फोकस है वो ये होता है कि आप ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं, हम उनको इम्प्रूव करें। और ये नहीं कि हम स्ट्रेटजीज बना के उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हमने वीडियो बनाया और स्ट्रेटजी बना दी और उसके बाद ओवर टू द पीपल कि वो अपनी उस स्ट्रेटजी को खुद रन करें, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है देन दे कैन नॉट फॉलो इट अप। बट आई वांट कि वो जो हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं हम उसको लॉन्ग रन तक आपके साथ चलें। हम उस स्ट्रेटजी में सपोर्ट करें आपको, चाहे हम उसको आप वीडियो के थ्रू सपोर्ट करें, फर्दर वीडियोस उसके ऊपर बनाएं, या फिर हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू सपोर्ट करें, जैसे भी हो। बट वी हैव टू बी कनेक्टेड विद यू एंड आवर गोल इज़ नॉट टू जस्ट मेक अ स्ट्रेटजी। तो अब जैसे ये स्ट्रेटजी मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है एसआईपी की स्ट्रेटजी। अब एसआईपी में हमारा जो गोल है वो क्या है, हमारा गोल है कि हम मैक्सिमम रिटर्न्स ले पाएँ। तो जनरली जो अगर हम सिर्फ निफ्टी पे एसआईपी करते हैं तो उसमें 12% या 15% तक हमारे रिटर्न्स आते हैं। और जो रिटर्न लॉन्ग टर्म में, ऑफ कोर्स अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हो तो कंपाउंडिंग होने के बाद वो रिटर्न्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। पर साथ में हमें क्या, हमें और पैसा कमाना, हमें और बेटर चाहिए। और एक ही जगह फोकस नहीं रख सकते। अगर आपका कैपिटल बढ़ता जाता है, अगर जो बड़ा कैपिटल है आपका, अगर आप महीने की 1 लाख एसआईपी कर रहे हो तो आपको होता है कि अब मैं डाइवर्सिफाई इसको कैसे करूं, सिर्फ निफ्टी पे मैं 1 लाख नहीं लगा सकता। इन दैट केस आपको नई चीज़ें ढूंढनी होती है कि कहाँ कहाँ पैसा लगाएं। पर उसके अलावा भी मान लो आपका कैपिटल बहुत छोटा है, आप सिर्फ 3000 की एसआईपी कर रहे हो मंथली, तो इतने छोटी एसआईपी में अगर आप निफ्टी पे सिर्फ पैसा लगाते हो तो मे बी आपका टोटल रिटर्न ज़्यादा नहीं बनेगा, बिकॉज आपका ऑलरेडी बहुत छोटा कैपिटल है। मे बी आप 10 साल में 2-4 लाख 5 लाख कुछ बना लोगे। पर अगर हम यहीं पर फोकस ये करें कि हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पर ज़्यादा चांसेस हैं पैसे बनने के, बिकॉज एक बात तो क्लियर है, ईटीएफ में आपका पैसा जाने वाला नहीं है। आपका पैसा आएगा ही। बट देखो, स्टॉक मार्केट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर आप इसको एफडी की तरह लेके इन्वेस्ट करते हो तो आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। बिकॉज इसमें क्या है कि आप उतना ही पैसा लगाओ जिसको आप ऊपर नीचे जाते हुए देख सकते हो। तो अगर मान लीजिए आप 3000 लगा रहे हो पर मंथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी 5000 10,000 ही इनकम है और आप 3000 लगा रहे हो। अगर आपको 3000 आराम से लग रहा है कि आप लगा सकते हो तो ही आप इसमें लगाओ। और उसमें अगर आप ये अमाउंट लगाते रहते हो मंथली, देन हो सकता है, देखो अभी मार्केट टॉप पर है, बहुत लोग कहते हैं अभी क्रैश आएगा, क्योंकि क्रैश आ सकता है। उसके क्या रीजन है हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर मार्केट में क्रैश आता है तो वो आपका पैसा एकदम से गिर जाएगा। पर ये मान के चलो मार्केट जो है उसमें क्रैश आएगा फिर चढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हर बार देखा है, चाहे वो 2008 क्यों ना हो, बिल्कुल हर बार। लाइक अभी कोविड का देख लीजिए, विद इन 6 मंथ उसने रिकवर किया। बिल्कुल। तो हो सकता है कि कई बार क्या होता है, जैसे कोविड के केस में जल्दी रिकवर कर गया, पर जरूरी नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट जो क्रैश 2 साल 2.5 साल भी लग जाता है। 2008 अगर 2008 में देखें तो 2 साल लग गया था रिकवर करने में, 11 12 13 में आई थी। तो जैसे मतलब 4 साल तक आप देखो नेट रिटर्न 0 भी हो जाता है। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि 5 साल की एसआईपी करते हैं। 5 साल की करनी तो रहने दो, 10 साल तो मिनिमम टाइम फ्रेम रखो। तो इसलिए अगर हम इसको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेते हैं, हमें डर नहीं लगता, हम पैसे लगा के भूलना पड़ेगा।
अगर आप कहते हो महीने बाद पूछते हो कि हमारा रिटर्न नहीं आया, तो अब महीने बाद रिटर्न नहीं आएगा। अगर SIP में आप बिलीव कर रहे हो तो महीने बाद नहीं आएगा। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। जी। तो फोकस रखो लॉन्ग टर्म का, बहुत अपनी क्विक एक्सपेक्टेशन मत रखो। यू हैव टू ट्रस्ट द मार्केट एंड यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। अंडरस्टूड। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उस बेसिस पे आप यहाँ पर हम आते हैं, फोकस करते हैं हम, ये स्ट्रेटजी क्या है बेसिकली। तो SIP को हम और इन्हांस कर रहे हैं हम, ताकि हमारा पैसा ज़्यादा बने। बिकॉज अब जो स्मार्ट बीटा ETFs आ गए हैं ना, दे आर नॉट जस्ट ETFs, दे आर एक्चुअली वेरी मैनेज्ड ETFs बट विदाउट टू मच इन्वॉल्वमेंट। अब होता क्या है कि इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डेली बेसिस पे नहीं होती है। राइट। NSE जो है वो ऑलरेडी काम कर रहा है। NSE ने पहले से ही ऐसे इंडेक्स बनाए हैं जो इंडेक्स लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छे हैं। उन इंडेक्स के ऊपर फंड्स नहीं बने। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आप यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं आपको, ये है स्मार्ट बीटा ETFs के, मैंने 7 ऐसे ETF शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं जो ETFs फाइनली हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं स्ट्रेटजी में। जी। तो ये जो स्मार्ट बीटा ETFs हैं, ये कोई किसी कंपनी नहीं बनाया। अगर आप जैसे देखिए कि कोटक कंपनी या मीरा एसेट, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनके ETFs बना रही हैं, पर ये ETFs बेस होते हैं एक इंडेक्स के ऊपर, और वो इंडेक्स NSE ने बनाया। और उसके जो पीछे रूल है वो भी NSE ने ही बनाया। कि रूल क्या होता है कि जैसे कैसे स्टॉक सिलेक्ट किए जाएंगे, कितने स्टॉक्स होंगे जिनमें से वो स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना है। ओके। इसमें एवरी 6 मंथ्स या कई बार क्वार्टरली स्टॉक्स को रीअरेंज किया ये जाता है। NSE डिसाइड करती है। एग्जैक्टली। NSE ने रूल बना दिया। NSE बार बार नहीं काम कर रही, उसने कर दिया। NSE ने कहा कि जैसे 500 आपने स्टॉक्स देखने हैं, टॉप के 500। अब टॉप के 500 में एक्चुअली सारे आ जाते हैं खास, जैसे कि लार्ज कैप टॉप के 100 में आ गए, 150 नेक्स्ट जो है वो मिड कैप आ गए, और उसके बाद नेक्स्ट 250 स्मॉल कैप आ गए। तो ये सारे जो है 500 में कवर हो जाते हैं। तो अगर उन्होंने एक रूल बनाया कि फर्स्ट 500 में जो 50 टॉप के हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया इंडेक्स का निफ्टी 500 मोमेंटम 50। ओके। ठीक है। अब इसमें ये जो इंडेक्स उन्होंने बना दिया, पर इसके ऊपर फंड नहीं बने, ETF नहीं बने। अब जैसे इसके ऊपर एक फंड आया अभी, तो मीरा एसेट का आया जी। आई थिंक मीरा एसेट का, तो उसके बाद उसका ETF भी आएगा मोस्ट लाइकली। तो ये जो चीज़ें हैं ये कंपनीज लेके आती हैं, पर उनका अपना इन्वॉल्वमेंट इसमें सिर्फ टेक्निकल है। ओके। जो बेसिकली एल्गोरिदम है वो NSE नहीं बनाया हुआ। ओके। ठीक है। और ETF का ये फायदा होता है कि ETF जो है वो ऑटोमेटिक ही है काफी हद तक, क्योंकि रूल बना हुआ है, फॉर्मूला बना है, उस फॉर्मूला के बेस पे रीअरेंज हो जाएगा, कोई आके खुद नहीं मैनुअली डिसाइड करने वाला। ठीक है। तो इसमें एक आप कह सकते हो कि एल्गो ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग सब कुछ जोड़ के ये स्मार्ट बीटा ETF बने। तो दैट मीन्स अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपका माइंड सेट है ट्रेडिंग वाला, बट आप खतरा नहीं लेना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, आप इतनी स्टडी नहीं कर सकते, तो आप स्मार्ट बीटा ETF पे आ जाइए। तो इसको हम यूज कर रहे हैं SIP में, यानी कि वी आर कंबाइनिंग एवरीथिंग। सो अवर गोल इज टू मल्टीप्लाई अवर इनकम, कंपाउंड अवर इनकम। आल्सो जो पैसा बन रहा है वो ट्रेडिंग की तरह बने। ट्रेडिंग में क्या होता है, लोग हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, तभी ट्रेडिंग करते हैं, नहीं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो और लेकिन ट्रेडिंग में ये होता है रिस्क बहुत होता है, पैसा लूज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आपकी ट्रेडिंग भी हो रही है, रिटर्न्स भी ट्रेडिंग जैसे आएंगे, और साथ में जब भी आप ट्रेडिंग की बात करते हैं आप स्विंग की बात कर रहे हैं बेसिकली, कि मतलब आपका गोल 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी हो सकता है। बिल्कुल। मतलब देखो लोग जब ट्रेडिंग करते हैं, लोग इंट्राडे भी करते हैं, हाँ जी, ठीक है, स्विंग भी करते हैं। ETFs को इंट्राडे नहीं, इसमें इंट्राडे नहीं, पर जो लोगों का माइंडसेट ट्रेडिंग को लेके है, वो उनको लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है क्विक मनी। समझ गया सर। पर होता यह है कि इंट्राडे में लॉस भी ज्यादा हो जाते हैं। राइट। सो नेट रिजल्ट ट्रेडिंग में मैनुअली जो लोग नहीं करना चाहते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग, सो जो लोग काम कर रहे हैं दे कैन नॉट गिव फुल टाइम टू द स्टॉक मार्केट। उन लोगों के लिए बेटर है कि वो SIP करें, वो भी स्मार्ट बीटा। स्मार्ट बीटा में अगर हमने SIP करनी तो हम क्या करने वाले हैं, अब देखने वाले हैं। ये जो मैंने स्मार्ट बीटा सिलेक्ट किए हैं, 7 ऐसे सिलेक्ट किए हैं, और इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये जो हमने सिलेक्ट किए हैं ETFs, इनमें डिफरेंस ये है कि ये आपस में कोई कोरिलेशन नहीं रखेंगे। ओके। अगर कोरिलेशन होगा, देखो हम जीरो कोरिलेशन करना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर कोई कोरिलेशन होगा तो कम से कम होगा। तो उसका फायदा ये होगा कि अगर मार्केट एक तरह की मूवमेंट दे रही है, अब मार्केट में क्या होता है, कई बार फंडामेंटल वैल्यू वाले स्टॉक्स तेजी से बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू वाला आपको ज्यादा रिटर्न देगा। कई बार क्या होता है कि मोमेंटम वाले बहुत ज्यादा तेजी से, मतलब मार्केट में बहुत बुलिश ट्रेंड आ रहा है जैसे अभी चल रहा है, तो उसमें क्या होता है जो हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और वो वाला स्मार्ट बीटा आपको काफी ज्यादा रिटर्न्स देगा। तो इस तरह से अलग अलग अगर हम चूज करते हैं स्मार्ट बीटा, तो हम हर तरह की मार्केट में प्ले कर सकते हैं, और हमारा जो पोर्टफोलियो कंबाइन करके बनेगा तो रिस्क मिनिमाइज, ड्रॉडाउन मिनिमाइज हो जाएगा। तो एक बार चार्ट को समझ ले सर, पहले जो आपने चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। श्योर। तो ये जो सारे स्मार्ट बीटा ETFs हैं, इनको बताने से पहले आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये होते क्या हैं, वैल्यू, क्वालिटी, लो वोलेटिलिटी, मोमेंटम, अल्फा, ये सुने हैं आपने पर इसका मीनिंग नहीं पता।
तो मेरे जी। हिसाब से पहले इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। जी सर जी। तो ये मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने ये सारे जो फैक्टर्स हैं बताए हैं। ये फैक्टर्स Okay. होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वैल्यू के ऊपर। तो वैल्यू में क्या क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, डिविडेंड यील्ड। ये जो सारी चीजें हैं ये फैक्टर्स को काउंट करके ये फैक्टर वैल्यू फैक्टर बनाया जाता है। अब जैसे आपने देखा कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स में काफी सारे ईटीएफ्स में जो स्टॉक्स हैं सिलेक्ट किए गए हैं वैल्यू के बेस पे। तो वैल्यू मतलब ये जो सारी चीजें, अब ये जो सारी चीजें फंडामेंटल वैल्यूज में आ जाती हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होता है आपको पता होगा कि जैसे कंपनी जो है वो कितना जो जी। कैपिटल डिप्लॉय कर रही है उस पर उसको कितना उस पे रिटर्न कितना रिटर्न मिल रहा है। आरओसी। तो ये जी। जितना अच्छा हो उतना मैटर करता है। तो उसी तरह से प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये जो वैल्यू है जितनी कम हो, क्योंकि जितनी ये वैल्यू ज्यादा होती है उतना स्टॉक जो है वो एक्सपेंसिव होता है, राइट। राइट। उसी तरह प्राइस टू बुक वैल्यू, ये भी जो है कम से कम होनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इन चीजों को कंबाइन करके वैल्यू बनाई जाती है। बीच वैल्यू का स्कोर जी। होता है। और बीच बीच में एज अ व्यूअर्स मेरे कुछ सवाल भी रहेंगे। जैसा जब भी आप वैल्यू स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो क्या ये लार्ज कैप और अल्ट्रा लाइक लार्ज कैप की बात कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर इन सब चीजों में जैसे डिविडेंड यील्ड हो गया उन्हीं स्टॉक्स में ज्यादा मिलता है, सर ऐसा पता कुछ है है? क्या, जो वैल्यू स्कोर है जी। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ओके। चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसका वो कोई मैटर लेना नहीं देना करता। नहीं है। वो आ जाती है बात जब वहां पर इंडेक्स सिलेक्ट किया जाता है ना, जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ आप देखोगे उसमें ये सिलेक्ट किया जाता है कि वैल्यू हमने कितने स्टॉक्स में से चूज करनी है। अंडरस्टूड। 50 में से, 100 में से, 200 में से। तो अगर 200 तक चले गए तो मिड कैप भी बीच में आ जाएंगे। समझ गया सर। तो वो वहां पर मैटर करेगा। यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो क्वालिटी फैक्टर है जो ना। वैल्यू फैक्टर्स चार ये हाँ होने जी, चाहिए बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। तो यहाँ पर Understood, ये जो सारे हैं इनके स्कोर निकाले जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो ना, ये सारी चीजें एक्चुअली एल्गोरिदम में कन्वर्ट की गई हैं कि ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको निकाल के जो स्कोर किया NSE ने जाता है। बना के दिया हुआ है। बिल्कुल, सारा कुछ Understood. पहले से ही उन्होंने बना दिया। समझ ये सारी गया। चीजें उन्होंने ही बनाई हैं। समझ पहले ही गया। उन्होंने डिसाइड किया है कि ये किस तरह से फैक्टर्स होंगे और इन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स कैसे होंगे। तो कौन कौन से होंगे वो सारे स्मार्ट बीटा ईटीएफ, उन्होंने पहले से ही उनके इंडेक्स बना दिए। उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करना वो काम कंपनीज ने किया। तो यहाँ पर पहले सारा कुछ रेडी है एल्गो फॉर्म। समझ गया सर। उस तरह से आप जैसे देख रहे हैं क्वालिटी है। क्वालिटी में क्या आता है? रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, वेरिएबिलिटी इन ईपीएस। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कि पूरी की पूरी कंपनी की जो इक्विटी है जिसमें सब कुछ ही आ जाता है। Right. कंपनी जैसे मान लीजिए जितने भी शेयर सेल कर चुकी है ना, उनको आप मल्टीप्लाई कर दो शेयर के प्राइस से, तो Right. टोटल इक्विटी आ जाती है कंपनी। करेक्ट है। तो उसमें जितना ज्यादा रिटर्न कंपनी दे सकती है, जितनी ज्यादा, ये उतना बेटर है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। वैसे 2 तक मैक्सिमम कहते हैं कि आइडियली 2 तक होनी आइडल चाहिए। वैसे 1 जहाँ तक मैंने सुना था, बट अब बढ़ गया क्या? नहीं, बढ़ नहीं गया। एक्चुअली क्या होता है कि देखो मेन बात ये होती है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो डेट लेके है अच्छा जैसे काम करती फाइनेंस हैं। वाले सेगमेंट की बिल्कुल, कंपनीज है बहुत सारी। एग्जैक्टली। Understood. लेकिन फाइनेंस वाली कंपनी थोड़ी सी अलग होती हैं। जी। पर जनरली अगर हम और कंपनीज में देखें तो डेट जो है उसके साथ काफी कंपनीज का रिटर्न भी बढ़ जाता है। डेट जरूरी भी होता है। ठीक हम है। ये नहीं कह सकते कि डेट जो है बिल्कुल फालतू चीज है। कंपनीज डेट के साथ ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, एक्सपैंड होती हैं। तो एक जो रेंज मानी जाती है 2 तक हम उसको मैक्सिमम मान लेते हैं। आइडल मानते हैं। बिल्कुल जी सर। तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए। और वेरिएबिलिटी, अर्निंग पर शेयर, इसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी एक क्वार्टर में बहुत पैसा कमा रही है, अगले क्वार्टर में बिल्कुल कुछ नहीं कमा रही है, मार्जिन उसका चेंज होता रहता है। तो उसमें स्टेबिलिटी हो। तो समझ ईपीएस में वेरिएबिलिटी ज़्यादा ना हो। तो ये सारी चीज़ें कंपनी की क्वालिटी डिसाइड करती हैं। वेरी तो नाइस। इस तरह से ये एक क्वालिटी फैक्टर है। फिर है लो वॉलेटिलिटी। लो वॉलेटिलिटी में क्या, पिछले 1 साल में देखा जाता है कि जो स्टॉक का प्राइस है उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। जो स्टॉक स्टेबल है इनको हम कहेंगे लो बीटा स्टॉक्स। ओके। ठीक है। तो लो बीटा स्टॉक्स जो हैं उनमें क्या होता है, एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि एक मानी जाती है बात कि ये जो लो वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं ना, लो बीटा स्टॉक्स, इनमें रिटर्न्स कम आते हैं। पर एक्चुअली जो लो वॉलेटिलिटी वाले जो ईटीएफ्स हैं उन्होंने रिटर्न एक्चुअली ज़्यादा दिए और बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। तो ये टॉप जो परफॉर्मिंग ईटीएफ्स हैं स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स उनमें आते हैं। तो हम ये इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये जो लो वॉलेटिलिटी वाले हैं इनमें तो पैसा ही नहीं बनता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक और एनालिसिस की थी जिसमें मैंने टॉप 10 ईटीएफ्स को निकाला है कि कौन से इंडिया में टॉप 10 परफॉर्मिंग होने वाले भी हैं। नॉट ओनली कि वो हैं, उनके पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखी है और उसके बेस पे आगे साथ में एनालाइज करके कि कौन से बेस्ट होंगे। तो उसमें मैंने देखा कि लो वॉलेटिलिटी वाले एक्चुअली बहुत अच्छे हैं ईटीएफ्स। तो फिर आ जाता है मोमेंटम। मोमेंटम तो कहेंगे किंग है, स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स का किंग मोमेंटम को ही कह सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि मोमेंटम किसको पकड़ता है? जो मार्केट में सबसे बुलिश स्टॉक्स हैं उनको पकड़ता है, जो इस समय भाग रहे हैं उनको पकड़ता है। अब ये देखते क्या है, पिछले 6 महीने 1 साल में जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है, जो सबसे बुलिश स्टॉक्स हैं उन्हीं को ही चूज करते हैं। तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। उसके बेसिस पे ये मोमेंटम फैक्टर का एक स्कोर कैलकुलेट होता है
ये सब ऑटोमेटिकली होता है, ऐसे बताया कि एल्गोरिथम्स के थ्रू होता है, फॉर्मूले बने हुए हैं इनके सारी चीज़ों के। तो नेक्स्ट है अल्फा फैक्टर जी सर। तो इसमें क्या देखते हैं कि बेसिकली अल्फा फैक्टर होता क्या है, अल्फा और बीटा बड़े कॉमन फैक्टर हैं। अल्फा मतलब कि जो स्टॉक्स अपने बेंचमार्क से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जनरली बेंचमार्क क्या होता है, निफ्टी इंडेक्स। तो जो बेंचमार्क से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं वो कहते हैं कि अल्फा ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा वैल्यू हो उतना ज़्यादा अल्फा, तभी कहते हैं हाई अल्फा स्टॉक्स कौन से, हाई अल्फा स्टॉक बस सबसे बेस्ट स्टॉक्स जो निफ्टी को बीट कर रहे हो। बिल्कुल निफ्टी को बीट कर रहे हैं, अपना कोई भी बेंचमार्क है जिस बेंचमार्क को वो बीट कर रहे हैं तो उसके कंपैरेटिवली उसका अल्फा वैल्यू। तो वो अल्फा जो है जितना ज्यादा होगा उतना स्टॉक वो बेटर होगा। तो मतलब अल्फा स्टॉक्स की बारे लाइक जब भी बात आएगी तो कहीं ना कहीं किसी बेंचमार्क को बीट कर रहे होंगे वो स्टॉक्स। एग्जैक्टली। तो उसी बेस पे एक अल्फा का स्कोर कैलकुलेट होता है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज देखी जाती है कि कैपिटलाइजेशन, जितनी ज्यादा कैपिटलाइजेशन हो स्टॉक की उतना बेटर है, और साथ में लिक्विडिटी तो होनी चाहिए। तो इन चीजों के ऊपर बेस्ड अल्फा का स्कोर कैलकुलेट होता है। वेरी नाइस। तो दीज आर द टॉप 5 फैक्टर्स जिनके बेस पे स्मार्ट बीटा ईटीएफ बने हुए हैं। तो अब ये आप खुद देख लो सामने कि ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। फंडामेंटल वैल्यूज, आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो क्या देखते हो, फंडामेंटल वैल्यू। करेक्ट है, वो तो कर दिया, स्कोर बना दिया उसका तो स्कोर बन गया। फिर क्वालिटी, इसमें क्या देख रहे हैं कि कंपनी जो है अपना पैसे को कैसे यूटिलाइज कर रही है, कंपनी में ओवरऑल मतलब लॉन्ग रन में काम करने की, परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, डेट टू इक्विटी रेशियो, आपको डर यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर वॉलेटिलिटी भी कवर कर दिया, मोमेंटम, आप क्या चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग में पैसा कमाना है, कहाँ कमाओगे, बुलिश स्टॉक्स में। तो यहाँ पे मोमेंटम आ गया, स्कोर आ गया, बुलिश स्टॉक्स आ गए, आप उसमें पैसा लगाओ और आपका पैसा जो है वो ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट लोगों ने ये फॉर्मूले बना दिए, उन्होंने इंडेक्स बना दिए, सब कुछ हो चुका है। आप अपना दिमाग कम लगाओ। स्टॉक मार्केट में दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में जरूरत ये है कि सही चीज़ पकड़नी है, वहाँ तक ही आपने अपनी पूरी एनर्जी री इन्वेंटिंग द व्हील वो नहीं करना आपने, शुरू से स्क्रैच से काम करने की जरूरत नहीं है। देन अल्फा आपने देखा, अल्फा इज आल्सो द टॉप परफॉर्मर फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर हम जो बनाए, हमने जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं स्मार्ट बीटा ईटीएफ वो हैं, और साथ में ये सारे आपस में यूनिक हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, आपस में इनमें कम से कम कोरिलेशन है। तो एक एक करके हम ये देखते हैं फटाफट। शुरू करते हैं सर सबसे पहले ईटीएफ से। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ईटीएफ है NV20 आई ईटीएफ। सो दिस इज द ईटीएफ जो वैल्यू स्कोर के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 50 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के टॉप 50, उनमें से 20 स्टॉक सेलेक्ट किए जा रहे हैं वैल्यू के बेस पे। ओके, राइट। तो निफ्टी 20 का भी अगर मैं बात करूं, उसमें ये 20 ही स्टॉक्स हैं उसके वैल्यूज बेसिस पे। एग्जैक्टली। तो निफ्टी 20 के जो 50 हैं उनमें से 20 सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो भी वो जिनका सबसे ज्यादा वैल्यू स्कोर है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कौन सा है, तो ये है निफ्टी 200 मोमेंटम 30। इसमें 200 स्टॉक्स हैं, निफ्टी के 200 स्टॉक, इसमें 100 स्टॉक्स तो लार्ज कैप के आ गए, उसके बाद जो नेक्स्ट 100 है वो मिड कैप में से आ गए। इसमें से 30 स्टॉक्स ऐसे सिलेक्ट किए जा रहे हैं जो इस समय बहुत बुलिश है, जिनका मोमेंटम सबसे हाई है। ऐसे स्टॉक्स इसमें से 30 सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब ये वाला जो ईटीएफ है इसमें सिर्फ 30 स्टॉक्स हैं। एग्जैक्टली, ओनली 30। फर्स्ट वाले वो भी कहां से सिलेक्ट किए गए हैं, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, मतलब 200 में से 30। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट देखते हैं लो वॉल आईईटीएफ। अब यहाँ पर लो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं निफ्टी के टॉप 100 में से 30 स्टॉक्स ऐसे। अब आप देख रहे हो तीनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। अंडरस्टूड। एग्जैक्टली। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये है अल्फा, निफ्टी अल्फा 50। अब ये जो स्टॉक जो ईटीएफ है 300 इसमें, हाँ 300 में से, 300 में तो काफी सारे आ जाते हैं। निफ्टी के जो 100 स्टॉक्स हैं, जो टॉप के 100 हैं वो लार्ज कैप में आ गए, फिर उसके बाद 150 मिड कैप के आ गए, उसके बाद 50 और आ गए हैं जो स्मॉल कैप में से हैं। इनमें से सिर्फ 50 ऐसे स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं जो अपना अल्फा स्कोर जिनका सबसे हाई है। राइट, जो बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं बार बार। राइट, एग्जैक्टली। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये है ALPL 30 IETF, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30। 150 स्टॉक्स हैं, इन 150 में से 30 क्वालिटी, 30 लो वॉलेटिलिटी और 30 अल्फा। मतलब यहाँ कर क्या रहे हैं, तीनों फैक्टर्स देख के 30 स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं। तब एक ये ऐसा स्मार्ट बीटा ईटीएफ है जो 3 फैक्टर्स को देख रहा है और सिर्फ 30 स्टॉक लेके आया है, सिर्फ 30 निकाल रहा है उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट है निफ्टी क्वालिटी। ये 200 स्टॉक्स में से 30 क्वालिटी के स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं। राइट, देन इज मिड स्मॉल। तो मिड स्मॉल में क्या हो रहा है, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100। सो अगेन नाउ व्हाट वी आर डूइंग, 400 स्टॉक में से 100 स्टॉक्स ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं जो क्वालिटी और मोमेंटम में बेस्ट है। तो अब आप देख रहे हो ये जो हमने ETF सिलेक्ट किए आज की डेट में, ये ETFs अवेलेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल।
क्योंकि देखो हमने ट्रेडिंग ETF में करनी बिकॉज हम ETF में प्राइस देख सकते हैं डेली बेसिस पे और उसमें साथ के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं होता। और साथ में एक्सपेंस रेशियो कम है और भी कुछ ऐसे एडवांटेजेस होते हैं ETF में, जैसे कि कंपाउंडिंग इसमें इनबिल्ट होती है, कंपाउंडिंग भी हो रही है, प्राइस इसका कंपाउंडेड प्राइस बढ़ रहा है, डिविडेंड भी इसमें आ रहा है, तो डिविडेंड भी साथ में अंदर ही इनबिल्ट है, मतलब डिविडेंड बीच में ही आ रहा है प्राइस में, तो इसलिए और उसका प्राइस जो रेंज है प्राइस एप्रिसिएशन ज़्यादा होती है। तो ये जो स्टॉक्स जो ETFs हमने सेलेक्ट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और इन ETFs में अपने इन्वेस्ट कैसे करना है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आप अगर आप SIP करते हो, जनरली मंथली करते हो, आप फर्स्ट को लगा देते हो अपनी SIP और आप मोर और लेस बहुत ज़्यादा पैसिव ट्रेडिंग हो जाती है, पैसिव इन्वेस्टमेंट हो जाती है। पर यहाँ हमने क्या करना है, हमने ये देखना है, बिकॉज व्हाट आई डू इज कि जब मैं कोई स्ट्रेटजी बनाता हूँ मैं उसकी बैक टेस्टिंग भी करता हूँ। तो मैंने इसकी बैक टेस्टिंग की है पिछले 2-3 सालों में, बिकॉज ज़्यादा मैं लंबी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ये ETFs अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने 2-3 सालों में जो मैंने बैक टेस्टिंग की, तो मैंने ये देखा कि अगर हम इनको डिप में बाय करते हैं तो हमें ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। तो अब डिप में बाय करने का क्या रूल है, आपने क्या करना है, देखो एवरी डे आपने सबसे पहले इन ETFs को अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेना है, जो भी आपका ब्रोकर है, ठीक है। आपने देखना है आज कौन सा रेड में है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, कौन सा आज गिरा हुआ, दैट्स ऑल। आपने उसमें पैसा लगाना, पैसा कितना लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने करना क्या है, इन 7 ETFs में आपने डेली बेसिस पे बस वॉच करना है। 3 बजे का टाइम रख लो क्लोजिंग से थोड़ा सा पहले, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो प्राइसेस हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, राइट। तो आपको एक ही टाइम का प्राइस मिलेगा, तो आपका एक फार्मूला बना रहेगा, बिकॉज मैंने बैक टेस्टिंग जैसे की वो भी एक फिक्स टाइम के अराउंड करके देखी है, और मैंने बैक टेस्टिंग में देखा कि रिटर्न बढ़ जाते हैं, 2-3% तक रिटर्न बढ़ जाते हैं एवरी ईयर। तो वो कंपाउंड होकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको 2-3% कम भी लगता है, जब आप उसको कंपाउंड करके देखोगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। और अब ये जो ETFs हैं, आप डेली बेसिस पे जैसे बताया कैसे इन्वेस्ट करना है, अब करना क्या, मान लीजिए आपको कितना कैपिटल है, कितना उसमें लगाना है, दैट इज द क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया है, अब देखो 2 तरह की कैपिटल्स में मैंने डिवाइड कर दिया। अगर आप सिर्फ छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 3200 पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल है, 5600 से ज़्यादा है, अगर आपके पास 5600 से ज़्यादा है तो आप 7 के 7 ETFs में इन्वेस्ट करो, सारे ETFs में। लेकिन अगर आपका कैपिटल 3200 है तो आप 4 ETFs में इन्वेस्ट करो, जो मैंने यहाँ टिक मार्क लगा दिए, ये वाले 4 में ही करना है। निफ्टी 50 वैल्यू 20, निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी अल्फा 50 और मिड स्मॉल, इनमें ही आपने पैसे लगाने हैं। बिकॉज रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि अगर आप पैसा देखोगे कितना लगाना है, तो मैंने एक बैक टेस्टिंग जैसे की, उसमें मैंने ये निकाला कि एवरेज में हर मंथ में 8 बार ही ऐसे होता है कि ये प्राइस गिरता है। आपको अपॉर्चुनिटी 8 बार ही मिलती है पर ETF, दैट्स द बेस्ड ऑन द बैक टेस्टिंग। तो ये एवरेज वैल्यू आई, इट डजंट मीन कि हर महीने 8 ही होगा, किसी महीने 15 हो सकता है कि 15 दिन लगातार गिरे ETFs, किसी महीने 4 दिन ही गिरे होंगे। तो एवरेज में 8 निकाला कि 8 बार गिरते हैं। तो आपका जो मान लीजिए कैपिटल 3200 है, तो आप उसको 8 से डिवाइड कर लो तो 400 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 400 अगर आपका आया तो आपके 4 ETF होंगे, तो 100 रुपीज़ पर ETF आएगा आपका, यानी आप एट ए टाइम 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हो एक ETF में। अब आप अगर आपको लगता है कि 100 बहुत कम है, तो ये जो ETFs है ना, इनके प्राइस भी ज़्यादा नहीं होते, 25-30 मैक्सिमम 50 इसके अराउंड ही होता है। तो आप एक 100 रुपीज़ में भी 3-4 ETFs बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अब कई लोगों के माइंड में ये आता है कि सर हमारी ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाएगी, हम तो बार बार बाय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपको 0 ब्रोकरेज देते हैं। जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं वो उतने ही लगेंगे, चाहे आप मंथ के एंड में करो एक ही बार में सारे, चाहे आप रोज करो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे अगर आप रोज कर रहे हो। अब इसमें टाइम कितना लगता है, 1 मिनट का टाइम लगेगा सर, राइट। अब 1 मिनट अगर आप रोज लगा के आप अपनी कंपाउंडिंग करके वेल्थ मच मोर ग्रो कर सकते हो, तो इसमें क्या हार्म है। ठीक है सर, इसको एक बार अपन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। श्योर जी। तो जैसे मान लीजिए आपकी कैपिटल 3200 है, तो मैंने बताया कि एक मंथ में 8 बार जनरली ऐसे हुआ है एवरेज में कि ETF जो है वो डाउन होता है, गिरता है, रेड में होता है, ठीक है। तो उस तरह से अगर हम देखें 8 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 400। तो ये 400 वैल्यू जो आएगी ये आपको एक दिन में इन्वेस्ट करनी है जी, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू को हम किससे डिवाइड करेंगे, अब आपके पास अगर 4 ETF हैं तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आएगी एक ETF में जो आपको पैसा लगाना, ठीक है। अगर आपका 3200 रुपये कैपिटल है, मान के चलते हैं मंथली, तो आप 100 रुपीज़ पर ETF में लगाएंगे। जिस दिन आपको वो ETF रेड में मिला आपने उसमें 100 रुपये लगा देंगे। अब मान लीजिए अब 4 ETF आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, आपने उसमें वॉच लिस्ट में डाल लिए। अब 4 में से मान लो आज एक ETF गिरा हुआ है, NV20 मान लीजिए जैसे गिरा हुआ है, तो आपने क्या करना है उसमें 100 रुपये लगा देने। अब वो मान लो 25 रुपये का उसके आसपास ही है, तो 4 ETF आ गए, ठीक है। अब कल मान लो 2 गिरे हुए हैं
तो हम दोनों में 100 रुपए लगाना, 3 गिने तो 100 रुपए तीनों में लगाना, बस यही करना है। आपका मंथली हो सकता है 3200 रुपए से ज्यादा लग जाए, समझ पर किसी मंथ में 3200 से कम लगेगा। एवरेज जो आपका पैसा लगेगा वो 3200 रुपए लगेगा पर मंथ, अगर हम सारे साल का अगर एवरेज निकाल के देखेंगे तो उसके आसपास ही आएगा। देखो थोड़ा सा कम ज्यादा तो हो ही सकता है, ये तो बैक टेस्टिंग के बेस पे हमने वैल्यू निकाली है, तो कम ज्यादा होता रहेगा। तो सर जैसे बैक टेस्टिंग के बेस पे रिटर्न भी आया होगा, तो एक बार जरा इसके एसआईपी कैलकुलेटर पे रिटर्न चेक करें सर। Exactly. ग्रेट सर। तो जब आपने बैक टेस्टिंग करी है सर, तो डेफिनेटली आपने कुछ रिटर्न्स देखे होंगे, तो इसको एसआईपी कैलकुलेटर पे जाके चेक कर ले सर एक बार। डेफिनेटली सर, हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैल्यू डाल रखी है 3200 जो हम पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और 40 ईयर्स और 40% तक का रिटर्न जैसे मैंने देखा बैक टेस्टिंग में कि 50% प्लस रिटर्न आया। तो अभी हम 40 लगा के देखते हैं, बिकॉज आपको अगर ये भी लगता है कि ज्यादा अमाउंट है तो पहले हम ये देखते हैं, बिकॉज दिस इज ऑन बैक टेस्टिंग ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। ऑफ कोर्स कई लोगों को लगता है कि मार्केट हो सकता है ऐसी परफॉर्म ना करे फ्यूचर में, बट आपको पहले ये बात माननी पड़ेगी कि वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन सिंपल इंडेक्स। उसके ऊपर से हम बात करें स्मार्ट बीटा में, और स्मार्ट बीटा में भी हमने चूज किए हैं ऐसे स्मार्ट बीटा जो ज्यादा परफॉर्म करते हैं, और वो भी हम कर रहे हैं डिप में बाय। यानी हमने इतने सारे फैक्टर्स अप्लाई कर दिए हैं कि हमारा रिटर्न बढ़े, और रिस्क को भी हमने मिनिमाइज किया है। सो दैट्स व्हाई आवर एक्सपेक्टेशन इज हाई। ठीक है, राइट सर। तो 50% उसमें रिटर्न्स आए हैं, बट मैं 40 लगा के देखता हूँ, और मैं 12 साल की इसकी देखता हूँ रिटर्न्स कितने आते हैं। तो 3200 अगर आप 12 साल के लिए लगा रहे हो तो आप 1 CR तक बना सकते हो। राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1 CR तक कैपिटल सिर्फ 3200 पर मंथ अगर आप लगाते हो, यू कैन रीच दिस मच ऑफ कॉर्पस। तो अब 3200 कोई भी लगा सकता है, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। और साथ में बड़ी बात यह है कि वी फोकस ऑन सेफ्टी। वी डोंट, जो आपने फैक्टर सारे मेजरमेंट बताए हैं वो मेजर रखने हैं हमेशा, कि जब भी आपका रेड में दिखे तभी आपको जो है वो ETF बाय करना है। एंड दीज आर द ETFs वी हैव शॉर्टलिस्टेड। पर एक और बात है, देखो मार्केट डायनेमिक है, एंड वी आर हियर फॉर यू। हमने आगे फ्यूचर में क्या करना है, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। हम आपके साथ हैं, मैं भी लगा रहा हूँ पैसे, आप भी लगा रहे हो, हम टेलीग्राम में भी अवेलेबल हैं, हम लिंक्स में अवेलेबल हैं, यू कैन डायरेक्टली चैट विद अस। एंड आई वांट कि कुछ मार्केट में नया आता है, आई सी दैट, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, साथ के साथ मैं आपको वो ETF जो है इसमें अगर चेंज करना हो तो मैं चेंज भी करूंगा। अगर आप कहोगे कि वो जो पैसा लगा उसका क्या करना है, आई विल टेल यू। आई वॉन्ट यू टू लर्न एंड डू द वर्क। बिल्कुल ब्लाइंडली कुछ नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो ये हम साथ साथ करेंगे, और साथ में देखो मेन बात क्या है, आप ट्रेडिंग कर रहे थे, ट्रेडिंग करके कुछ बन नहीं रहा था बल्कि नुकसान ही हो रहा था। अब ट्रेडिंग आपके लिए एल्गोज कर रहे हैं, ये भी एल्गो ट्रेडिंग ही है इन अ वे। ठीक है, तो आपके लिए ट्रेडिंग वो कर रहे हैं, और पैसा आप ट्रेडिंग कितना बना रहे हो, 1 CR बनाना चाहते हो 3200 से बन रहा है। अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो ऑफ कोर्स आपका एक्सपेक्टेशंस भी हायर होंगे। ठीक है, एंड दिस इज द वे एनी पर्सन हु इज नॉट वेरी मच इंट्रोड्यूस टू स्टॉक मार्केट, जिसको स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है, वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल वनीला प्लेन इन्वेस्टमेंट। This is also not plain vanilla investment, right? It's also a little bit smarter way of investing. बहुत सारे फैक्टर्स हैं। Exactly. ग्रेट सर। नहीं बहुत अच्छे से आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और डेफिनेटली जितने व्यूअर्स हैं उनको भी सीखने को मिला है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का चैनल प्रॉपर इसी चीज के ऊपर है, आप वहां भी जाके अगर नए हैं तो यहाँ भी सब्सक्राइब करिए, सर को भी सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ऑलरेडी मुझे जानते थे पहले से और सर को पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं बोलूंगा सर के चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सर ने बहुत डिटेल में बताया, यहाँ तो डिटेल में सर ने बहुत सारी चीजें शेयर करी है। सो थैंक यू सो मच सर, कितना लाइक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर किया। थैंक यू।